दोस्तों, दिल्ली से एक बहुत बड़ी चौंकाने वाली खबर आई है। खबर यह है कि एक जज के घर नोटों का जखीरा मिला है। दिल्ली हाई कोर्ट के जज के घर ये नोटों का जखीरा मिलते ही पूरे देश के अंदर हड़कंप मच गया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने आनन फानन में जज के ट्रांसफर के आदेश दे दिए। क्या पूरा मामला है, इसको मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा और मैं ये भी बताऊंगा कि जज साहब के घर जो नोटों का जखीरा मिला है, उसके बाद से पूरे देश के अंदर जो ये न्यायतंत्र है, इनके अंदर न्यायपालिका में फैला हुआ भ्रष्टाचार, इस पर चर्चा तेज हो गई है। और इतना ही नहीं, अब इसमें वकील और पूर्व जज भी इस बात पर ये चर्चा कर रहे हैं और वो मान रहे हैं कि जुडिशरी में भ्रष्टाचार है। लेकिन एक ताज्जुब की बात यह है कि हमारे देश के अंदर देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ केस चल सकता है, देश के गृह मंत्री के खिलाफ केस चल सकता है, किसी भी चुने हुए प्रतिनिधि के खिलाफ ईडी सीबीआई केस दर्ज कर सकती है। उनसे आप जानकारी पूछताछ के लिए उनको एफआईआर करके थाने बुला सकते हो। लेकिन इस देश में जितने भी जज हैं, उनके खिलाफ कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं होती और कार्रवाई करता है तो कॉलेजियम। और कॉलेजियम कार्रवाई कैसी करता है, तो ये अब उदाहरण प्रस्तुत हो रहा है। आपको बताऊं पूरा मामला क्या है। असल में दिल्ली के हाई कोर्ट के एक जज हैं यशवंत वर्मा, वो छुट्टी पर अपने घर से दूर थे और उनके एब्सेंस में घर के अंदर शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। फायर ब्रिगेड पहुंची तो घर का ताला तोड़कर फायर ब्रिगेड ने एंट्री की और जब एंट्री की आग बुझाने के लिए, तो एक कमरे के अंदर से नोटों का जखीरा प्राप्त हुआ। कहा जा रहा है गिनती में आया कि 17 करोड़ रुपए ये कैश नोटों का जखीरा यहां से प्राप्त हुआ। इतने सारे नोट मिले तो उच्च अधिकारियों ने उसकी सूचना सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को दी और जस्टिस खन्ना ने जब ये देखा कि ये नोटों का जखीरा मिला है, बजाय एफआईआर दर्ज करके जांच करने के आदेश दे दिया सजा के तौर पर कि इनका ट्रांसफर इलाहाबाद हाई कोर्ट में कर दिया जाए। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट से ही आए थे, वहीं वापस भेज दिया। इस पर अब पूरे देश में ये चर्चा हो रही है कि जिस तरह का फैसला एक हाई कोर्ट के जज के खिलाफ दिया गया है, क्या इसी तरह का फैसला ये जो न्यायपालिका है, हमारे देश के जो कानून है, क्या अन्य को भी ऐसी कोई छूट मिलेगी? उत्तर है नहीं। इस देश में यदि कोई मंत्री, कोई विधायक, कोई सांसद, मुख्यमंत्री अगर कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाए, 1-2 करोड़ रुपए भी उनके घर कैश मिल जाए, तो गैर कानूनी ढंग से कैश रखने के आरोप में उनके ऊपर केस चलता है। एमपी एमएलए कोर्ट में तो ये कह देते हैं 2 साल के अंदर केस फाइनल और 6 साल उनके ऊपर बंदिश लगाई जाती है और वो चुनाव नहीं लड़ सकते। लेकिन इस देश में यही न्यायपालिका का एक आश्चर्य देखिए कि जज के घर में कैश मिला है, ना उस पर एफआईआर होगी, ना उस पर ईडी पूछताछ करेगी, ना सीबीआई की पूछताछ की हिम्मत है, और तो और ये जज साहब सस्पेंड नहीं किए जाएंगे, नौकरी से नहीं निकाले जाएंगे। जबकि जितने भी देश के अंदर जज हैं, वो भी नौकरशाह हैं, नौकरी उनकी है, हमारे और आपके टैक्स के पैसे से उनको वेतन मिलता है। लेकिन भारत के इतिहास में यह भी एक कड़वा सच है कि भारत के अंदर जहां एक तरफ सरकारी नौकरी पर अगर कोई है, अगर कहीं भ्रष्टाचार में 100 का नोट भी उसकी जेब से मिल जाए तो वो सस्पेंड होता है और तब तक नौकरी पर नहीं आता जब तक वो बरी साबित ना हो जाए। और अगर वो दोषी पाया गया तो ना तो उसको फंड मिलता, ना ग्रेजुएटी मिलती। जितने भी लाभ सरकारी नौकरी के आदमी को मिलते हैं, वो कोई लाभ उस व्यक्ति को नहीं मिलता। लेकिन जज तो मी लॉर्ड हैं साहब, उनके लिए तो सारी छूट है। आज तक किसी जज को भ्रष्टाचार के आरोप में जेल नहीं हुई, आज तक किसी जज के खिलाफ ईडी सीबीआई का केस दर्ज नहीं हुआ। उनके खिलाफ जांच करेगा तो कोर्ट ही करेगा, यानी न्यायाधीश ही न्यायाधीश की जांच करेंगे, जज ही जज की जांच करेगा। और इसका कारण यह होता है कि आज भी 15-15 साल हो गए, जजों के खिलाफ भ्रष्टाचार के केस फाइनल नहीं हुए हैं। इस पर आपको बता दें, इस करप्शन को लेकर कोई वर्तमान में अगर कोई प्रैक्टिस वकील कर रहा है, उसकी बोलने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि उसकी नाक में दम कर दिया जाएगा। वर्तमान कुर्सी पर बैठा हुआ जज तो बोल ही नहीं सकता। बाकी भी कोई आप और हम में से कोई बोलता है तो इन जजों की हैंकड़ी देखिए कि अवमानना का केस लगाकर उसको जेल में डाल दिया जाता है। जजों के भ्रष्टाचार के खिलाफ जिसने भी आवाज उठाई, उसके खिलाफ 100 मोटो ले लिया जाता है, स्वतः संज्ञान, और उसको कोर्ट में घसीट दिया जाता है।
यदि वो आम आदमी है तो जेल में डाल दिया जाता है। इस पर पूर्व जस्टिस एसएन डींगरा डींगरा ने कहा न्यायपालिका में करप्शन बढ़ता जा रहा है, करप्शन को खत्म करने की कोशिश ही नहीं की गई और सुप्रीम कोर्ट ने ये जो यशवंत वर्मा के मामले में केवल ट्रांसफर करके इतनी कर दी है, इसमें पहले एफआईआर होनी चाहिए थी, फिर जांच होनी चाहिए थी। 25-25 साल से केस चल रहे हैं, कोई जज के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में अभी तक फाइनल नहीं हुआ। ये बता रहा है कि ये जो न्यायपालिका है ये भ्रष्टाचार मुक्त होना ही नहीं चाहती। सुनिए क्या कहा है जस्टिस डींगरा ने। कहने लायक क्या है, जुडिशरी में करप्शन एक सर्वविदित वो है कि जुडिशरी में करप्शन है और आज से नहीं है, बहुत पहले से है। और हमारी जुडिशरी के जो महामहिम हैं जिनको इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए उन्हें भी मालूम है, लेकिन इसको ठीक करने के लिए और करप्शन को दूर करने के लिए कोई ऐसा उपाय नहीं किया गया आज तक कि ये दूर हो सके। करप्शन बढ़ती जा रही है और आम आदमी को इसका फल भुगतना पड़ता है। आजकल तो लोग यहाँ तक कहते हैं कि बजाय इन द कोर्ट ऑफ श्री सो एंड सो वो ये लिखना पसंद करेंगे इन द शॉप ऑफ श्री सो एंड सो। सर, इसको दूर करने के आपके हिसाब से, आपके मुताबिक क्या रास्ता हो सकता है जो दूर हो जाए? देखिए, रास्ता कोई अपनाने के लिए तैयार तो हो। पहले तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए कोई नियम ही नहीं है। अब जैसे इसके अंदर नोट पकड़े गए तो सुप्रीम कोर्ट में को इमीडिएटली एफआईआर दर्ज करने की परमिशन देनी चाहिए थी कि ठीक है करप्शन है, जैसे आम आदमी के ऊपर एफआईआर दर्ज होती है इसके ऊपर भी एक न्यायाधीश के ऊपर भी उसी प्रकार एफआईआर दर्ज करने की परमिशन दी जाए और उसके साथ साथ आगे की कार्रवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट को तो ये करना चाहिए था, उन्होंने ट्रांसफर कर दिया। जैसे आम वो होता है कि एक थानेदार किसी थाने के अंदर जो है रिश्वत के मामले ज्यादा आ गए तो उसे लाइन हाजिर कर देते हैं, थोड़े दिन लाइन में रखते हैं, लोग भूल जाते हैं, फिर उसे दूसरे थाने भेज देते हैं। तो यहां भी वही है। तो हम लोग करप्शन को तो स्वीकार कर चुके कि करप्शन है, हमें उसके साथ ही जीना है। तो यही रवैया हाई कोर्टों का है, यही सुप्रीम कोर्टों का है। आप देखिए ना, करप्शन के केस जजों के ऊपर भी जो केस है वो कितने सालों चलते हैं। वो निर्मल यादव का केस 2008 का है, वो आज तक चल रहा है। और शमित मुखर्जी का केस को चलते हुए तो 25 साल हो गए। आप सोचिए कि हाई कोर्ट अपने अधीनस्थ न्यायाधीशों को ये नहीं कह सकता कि ये जजों के केस जल्दी करो ताकि एक उदाहरण बने। तो करप्शन तो एक्सेप्टेबल है जुडिशरी में, सभी लोग ये मानते हैं कि हाँ करप्शन है और रहेगी, क्योंकि इसको दूर करने का कोई वो नहीं है। अभी मैं एक फैसला पढ़ रहा था सुप्रीम कोर्ट का करप्शन को लेके, जिसमें रंगे हाथों जो है व्यक्ति नोट लेते पकड़ा गया। नीचे की कोर्ट ने उसको कन्विक्ट किया, हाई कोर्ट ने कन्विक्ट किया, सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया। अब छोड़ने के तर्क पर 20 दे दो, तर्क और कुतर्क दोनों ही जजमेंट में लिखे जाते हैं। आप कुतर्क के आधार पर भी छोड़ सकते हो, होता है तो वो भी रीजनिंग है, कुतर्क भी रीजनिंग है और तर्क भी रीजनिंग है। और आप छोड़ते रहो, जो लोग रंगे हाथों पकड़वाते रहेंगे फिर पकड़वाना ही छोड़ देंगे, क्योंकि लोग ये मानने लग गए हैं कि रिश्वत लो, अगर पकड़े जाओ तो रिश्वत देकर छूट जाओ। सर, एक व्यू ये कोर्ट को एक इन हाउस इंक्वायरी इनिशिएट करनी चाहिए थी जिसमें कि उनसे जवाब मांगा जाता। कर भी दें तो क्या होगा। इन हाउस इंक्वायरी हुई थी, जस्टिस तमिलनाडु के जज थे जो चंडीगढ़ में थे, तो इन हाउस इंक्वायरी करके और करप्शन के चार्जेस सिद्ध हो गए। तो वो सुप्रीम कोर्ट ज्यादा से ज्यादा यही कहेगा ना कि इनके ऊपर इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग की जाए। इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग जो है वो पार्लियामेंट को करनी होती है। पार्लियामेंट के अंदर उनके केस में
ये हुआ कि क्योंकि वो दक्षिण से थे, तो दक्षिण के सारे जज वॉकआउट कर गए, सारे एमपीज। उन्होंने कहा नहीं, करप्शन है तो क्या हुआ। और उनमें कपिल सिब्बल वो थे, वकील थे, उन्होंने भी कहा कि एक जज को आप इतने लाख की करप्शन के लिए दंडित करना चाहते हो। वो तो पार्लियामेंट के अंदर बहस चली थी इम्पीचमेंट की, तो उनका बचाव करने के लिए भी बड़े बड़े वकील आए थे। तो देखिए, करप्शन जुडिशरी में है क्यों? क्योंकि देखिए, बिना वकीलों की सहायता के करप्शन हो नहीं सकती। और वकील जो हैं ब्रदर माने जाते हैं, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है। तो दो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट मिलके करप्शन कर रहे हैं, कंप्लेंट कौन करेगा? तो सुना आपने जस्टिस डींगरा, वो ये कह रहे हैं, रिटायर्ड जस्टिस डींगरा, के न्यायपालिका में इस तरह से कोई आज तक कोशिश ही नहीं हुई, वरना आज तक ऐसा नहीं है कि ये जो है खत्म नहीं हो पाता। इस पर आपको बता दें, पत्रकार हैं, पत्रकार अजीत भारती, उन्होंने इस पर टिप्पणी की है, एक्स पर उन्होंने पोस्ट लिखा। उन्होंने कहा, जिन जज साहब के घर आग लगी है और नोटों की गड्डियां मिली, उन्होंने ही हेमंत सोरेन के ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों में हो रही लोकपाल द्वारा निर्देशित सीबीआई की जांच को रुकवा दिया था। समझ रहे हैं आप ये नोट कहां से आए हैं? जो हेमंत सोरेन आज घूम रहे हैं खुलेआम, इनको जमानत देकर चुनाव लड़वाना। अरविंद केजरीवाल जमानत पर हैं, सत्येंद्र जैन जमानत पर हैं, मनीष सिसोदिया जमानत पर हैं, सोनिया गांधी जमानत पर हैं, राहुल गांधी जमानत पर हैं। ये सब जमानत पर नेता जो घूम रहे हैं खुलेआम, ये जज साहब की मेहरबानी है और इसलिए अब जनता सवाल उठा रही है। अजीत भारती खुल करके जुडिशरी पर लगातार प्रहार करते रहते हैं। उन्होंने ये याद दिलाया है कि हेमंत सोरेन की जो सीबीआई से जांच थी उसको रुकवाने में इन्हीं जज साहब का हाथ था। तो सवाल उठ रहा है, क्या ये वही पैसा है? जज साहब को लेकर के अब जो टिप्पणी चल रही है, इसमें सब लोग ये कह रहे हैं कि ये एक शॉकिंग बात है कि इस तरह से ये सब हो रहा है। इस पर आपको बताएं कि ट्रांसफर कर दिया गया है, जबकि होना यह चाहिए था कि एफआईआर होकर ईडी को केस ट्रांसफर होना चाहिए, क्योंकि जो भी धन शोधन एक्ट में प्रावधान आम आदमी के लिए है वो सबके लिए है कि भाई आपके घर से अगर 17 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, आप इसकी डिटेल बताइए, ये पैसा आया कहां से है। और अगर जज साहब इसकी डिटेल नहीं दे पाए तो जैसा इस देश का कानून सब लोगों के ऊपर लागू होता है, इनको जेल में डालिए। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये मिलॉर्ड है। और इस पर आपको बता दें, इनका ट्रांसफर करके इतिश्री कर दिया गया है। क्या किसी और सरकारी नौकरी में नौकरी करने वाला, कोई पुलिस में हो, कोई सरकारी नौकर हो, एम्प्लॉय हो, यदि वो भ्रष्टाचार में कल को पकड़ा जाएगा, क्या जज साहब उसको भी ये कहेंगे कि ये पकड़ा गया है भ्रष्टाचार में, इसका ट्रांसफर कर दो बस? तो इसका मतलब वो ट्रांसफर जहां करा जाएगा वहां भ्रष्टाचार करेगा। क्या ये एक सजा हुई किसी भ्रष्ट आदमी के लिए? उत्तर है नहीं। इस पर आपको बता दें, इलाहाबाद हाई कोर्ट के भी जो बार एसोसिएशन है, उनकी भी टिप्पणी आ गई है। उन्होंने कहा है कि जो ये चीफ जस्टिस ने इन जज साहब का, जिनके ऊपर ये भ्रष्टाचार के कैश को बरामद करने का आरोप लगा है, यशवंत वर्मा, इनको इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है। वो कह रहे हैं कि भाई ये कोई कूड़ादान थोड़ा ही है इलाहाबाद हाई कोर्ट, कि आपने जो भ्रष्ट आदमी है उसको इलाहाबाद में भेज दोगे आप। तो क्या इलाहाबाद में ये गारंटी है कि वो यहाँ पर भ्रष्टाचार नहीं करेंगे? क्या इस तरह से एक भ्रष्ट आदमी को भेजना चाहिए? तुरंत इनको गिरफ्तार करके पूछताछ क्यों नहीं होनी चाहिए? और यह भी पता लगाना चाहिए कि ऐसे कौन कौन से केस हैं जिनकी इन्होंने सुनवाई की और उसमें फेवर किया। तो जब पता चलेगा कि मामला क्या है। आपको असल में बता दूं कि इनका जो हिस्ट्री है अभी तक की, 8 अगस्त 1992 को ये जो जज साहब है यशवंत वर्मा, इन्होंने वकालत शुरू की। 2006 में हाई कोर्ट इलाहाबाद के स्पेशल एडवोकेट बन गए। इनकी स्पीड देखिए, इनके जो तरक्की की स्पीड है, इसी से आपको पता लगेगा कि कौन सी सीढ़ी का सहारा लेकर जज साहब दिल्ली तक पहुंच गए। 1992 में वकालत शुरू की, 2006 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के स्पेशल एडवोकेट बन गए। 8 साल बाद 12-13 में उत्तर प्रदेश के चीफ स्टैंडिंग काउंसिल के ये जो है मेंबर हो गए। और उसके बाद 13 अक्टूबर 2014 को इलाहाबाद हाई कोर्ट में एडिशनल जज बन गए। और ये कहा जा रहा है अपुष्ट खबरों से कि इनके पीछे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का हाथ है।
अब इसकी भी जांच होगी तो ही पता चलेगा। उसके बाद 1 फरवरी 2016 को ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में परमानेंट जज बन गए एडिशनल जज से। 11 अक्टूबर 2021 को ये दिल्ली में हाई कोर्ट के जज बन गए और ये वही जज साहब हैं जिन्होंने सत्येंद्र जैन का जो 2022 अक्टूबर में 2022 में चल रहा केस बंद कर दिया था। शराब नीति में ईडी सीबीआई को इन्होंने यह आदेश जारी कर दिया था कि आप जो भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उसकी जानकारी आप सब न्यूज़पेपर को देंगे, क्योंकि ये आम आदमी पार्टी के नेता चाह रहे थे कि जो भी ईडी सीबीआई कर रही है उसकी जानकारी हमको नहीं मिल पा रही है। तो इन्होंने आदेश दे दिया जज साहब ने। अब ये जज साहब के पास जो ये सब पहुंचा है, इस पर लेकर हालांकि आपको बता दें कि अभी चर्चा गर्म है, लेकिन इस बात को लेकर के अब जो जगदीप धनखड़ जी हमारे उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने भी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा अगर यही मामला किसी नेता, अधिकारी या उद्योगपति से जुड़ा होता तो तुरंत कार्रवाई होती, इसलिए एक पारदर्शी और चुनावी प्रभावी सिस्टम की जरूरत है। ये हमारे उपराष्ट्रपति अपनी व्यथा व्यक्त कर रहे हैं। सोचिए, इस देश का उपराष्ट्रपति भी कई बार और हमारे देश की राष्ट्रपति भी कई बार इन जजों को फटकार लगा चुके हैं कि लाखों केस पेंडिंग पड़े हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जज साहब क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में कोई अगर बड़ा नेता, कोई बड़ा पैसे वाला आएगा, उसके सेम डे उसे तारीख मिलती है, इमरजेंसी में उसकी सुनवाई होती है और शाम होते होते तो निर्णय भी आ जाता है। कई मामलों में हाई कोर्ट जिस कैदी को सजा देती है, अपराधी घोषित करती है, सुप्रीम कोर्ट आते आते उसको बरी कर दिया जाता है। और आतंकवादी और देश विरोधियों के लिए तो जैसे सुप्रीम कोर्ट एक पूरी आशा की किरण है कि यहां तो हमें जमानत मिल ही जाएगी। सब राष्ट्र विरोधी ताकतों को यहां जमानत मिल जाती है, रात के 12 बजे ताला खुलवा लेते हैं। ये जो चल रहा है, अभी अभी हाल में एक फैसला आया है इलाहाबाद हाई कोर्ट का कि एक लड़की के साथ छेड़छाड़ हुई, उसका नाड़ा तोड़ दिया गया, पुलिया के नीचे उसको बलात्कार की नीयत से खींच के ले जाया गया और जज साहब कह रहे हैं ये बलात्कार की कोशिश नहीं है। ये कैसे जज है? क्या कोई इस देश में जजों के लिए गाइडलाइन बनेगी? क्या कोई न्याय की पुस्तक ऐसी बनेगी, न्याय संहिता, जिसमें साफ साफ लिखा होगा कि आपको ये कहना, ये नहीं कहना, ये सजा देनी है, इतनी देनी? इस मामले में अश्वनी उपाध्याय जो सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं, उनकी कई PIL लगी है, लगातार न्यायपालिका पर सवाल उठाते हैं और कानून पर वो सवाल उठाते हुए कहते हैं कि हमारे देश के कानून सड़े गले हैं। मोदी सरकार ने भी 2014 से लेकर आज तक इन सड़े गले कानून को परिवर्तन करने और न्यायपालिका को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए कोई कुछ नहीं किया, क्योंकि जैसे ही कुछ करने की कोशिश करती है पूरा विपक्ष हल्ला करने लगता है। तो क्या पूरा विपक्ष चाहता है कि ये भ्रष्टाचार तंत्र न्यायपालिका में चलता रहे, क्योंकि उनकी दाल गलती रहे? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, वीडियो को शेयर जरूर करें। वंदे मातरम।